मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। चुनाव के नतीजे आने में अभी पूरे 20 दिन बाकी हैं, लेकिन 4 जून के नंबर गेम पर अभी से शुरू हो गया है माइंड गेम। हर पार्टी, हर गठबंधन का यही दावा है कि उसे बहुमत मिलने वाला है। अभी बाकी है 3 चरण, लेकिन अभी से शुरू हो गया है दावों का रण। और इन दावों के लिए हर पार्टी का अपना अपना एग्जिट पोल है। मिसाल के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पिछले 4 चरण के चुनावों में बीजेपी और एनडीए 270 सीटों के पार ऑलरेडी हो चुकी है और अब लड़ाई सिर्फ 400 पार जाने की बाकी बची है। उधर पीएम मोदी ने आपसे थोड़ी देर पहले नासिक में दावा किया कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हार रही है कि उनके लिए माननीय विपक्ष बनना भी मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो ये तक शर्त लगा ली है कि एनडीए की जो सीटें हैं वो 200 के पार जा ही नहीं रही हैं। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया अलायंस को 315 सीटें आ रही हैं और एनडीए जो है वो 195 के आसपास सिमट कर रह जाएगा। लेकिन सबसे जबरदस्त दावा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। उनका कहना है कि यूपी में इंडी गठबंधन 50, 60, 70 नहीं बल्कि 80 में से 79 सीटें जीतने वाला है। तो दावों के इस बाजार में किसके दावे का है असर, आज 5 की पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं कि किसने कितनी सीटें जीतने का किया है दावा। एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। मोदी जी 400 पार जो पहले से बोलते आ रहे हैं, गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं, वो 600 पार बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम वो 600 पार नहीं हो, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गनीमा खत्म हो जाएगा। और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं, 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। আমি বলি হ্যাঁ, খবর আছে, জব্বর খবর। খবরটা কি না, তো এবার হাওয়া বদল হচ্ছে। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারেন্টি বদল হচ্ছে। কেউ ভয়ে বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে 3rd 4th প্লেস হয়ে গেছে, তাতে
195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। तो सुना आपने, हर पार्टी, हर गठबंधन का अपना अपना दावा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे 5 की पंचायत में। और हमारे साथ मौजूद है खास मेहमानों का खास पैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, वहीं राजनीतिक विश्लेषक जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आज हमारे साथ वो हैं राहुल लाल, वहीं फखरुल हसन चांद प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अवधेश कुमार जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का डीडी न्यूज़ में बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करना चाहता हूं कि जो अमित शाह जी ने दावा किया है कि बीजेपी जो है वो 270 सीटें, जो 380 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से ऑलरेडी 270 सीटों पर बीजेपी एनडीए चुनाव जीत चुकी है और लड़ाई अब सिर्फ जो है वो 400 के पार की बची है। इस दावे में कोई सही में दम है या सिर्फ आप जैसे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए दावा किया गया है? देखिए, अमित शाह जी जब कोई बात कहते हैं तो वो निराधार नहीं होती, उसमें तथ्य और उसमें आधार के बेसिस पे बात करते हैं। उसपे जो उनके पास जानकारियां पूरे देश से अलग अलग कार्यकर्ताओं के बल पर और जो नेताओं के बल पर वो आ रही है, उसके आधार बनाकर वह अपनी बात कहते हैं जी। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अमित शाह जी निराधार बात करते नहीं और बिल्कुल ठीक बात करते हैं। आप चाहे तो एक एक स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। ठीक है। और जो 400 पार का भी मैं थोड़ी 400 पार का भी जो टारगेट है उसमें भी थोड़ी जानकारी जोड़ देता हूँ जी। यूपी के अंदर हम लगभग 78 सीटें जीत रहे हैं, हो सकता है 80 भी जीते हैं। इस पर जो हालत है वहां पर यूपी के अंदर, इस प्रकार का वहां पर एक अंडर करंट है और जिस प्रकार से ये लोग वहां पर भारत की संस्कृति को अंगूठा दिखा रहे हैं और बार बार चढ़ा रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ी खींच है। मैं उस विषय में नहीं जा रहा जिस प्रकार से योगी जी ने सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई, उसको विषय अलग है। तो जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को अंगूठा दिखा रहे हैं उसको लेकर लोगों के मन में खींच है। राजस्थान में भी एक तरफा है, मध्य प्रदेश एक तरफा है, छत्तीसगढ़ एक तरफा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे हरियाणा एक तरफा है, हिमाचल एक तरफा है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा को भी आप एक तरफा मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी आपको पहले मैं एक ओवरऑल व्यू देता हूँ, फिर स्टेट वाइज बात करूंगा। ठीक ठीक। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट एक तरफा है। वेस्ट बंगाल के अंदर हम लगभग 30 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। पिछली बार 18 थे, इस बार 30 की सीटें जा रही हैं, हमारी हमारी सीटें होने जा रही हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के अंदर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। मतलब हमारा न्यूमेरिकल जो वहां पर बनेगा वो 16-17 सीटों का बनेगा। इसी प्रकार अगर आप थोड़ा दक्षिण के ओर चलें, तेलंगाना के अंदर हम मतलब पिछली बार से तिगुने हो जाएं, बड़ी बात नहीं। ठीक। आरपी सिंह जी साहब, आरपी सिंह साहब एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और दे दीजिए। जी। एक सेकंड। आंध्र प्रदेश के अंदर हम 6 लड़ रहे हैं और बाकी हमारे अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो लड़ रहे हैं। आंध्रा के अंदर इस पर सरकार भी एनडीए की बनने जा रही है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह एक इंटरव्यू दे रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं इस इंटरव्यू पर। फर्ज के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है। जो फर्स्ट 2-3 राउंड्स की बात है, वहाँ पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज़्यादा आए हैं। और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना,
स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 30% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित। इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वोकलिगा जाति से आते हैं, डीके शिव कुमार। उन्होंने वोकलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वोकलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाहर आई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो, जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी, परंतु केरल की हिंसा मारपीट वाली होती थी। तो गरीब लोगों को आप फांसी पे लटका दोगे, जिंदा जला दोगे। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं तो आपकी चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे दृश्य ढूंढ लीजिए फांसी चढ़ने वाले और जिंदा। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त बता रहे थे कि बंगाल में हिंसा किस तरह से, चुनावी हिंसा वहां पर हो रही है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 3 चरण जो बचे हुए हैं उसके पहले जो दावों का रण हो रहा है वो किस तरफ है। आरपी सिंह जी, जब आप बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा कि यूपी की में जो 78 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में आपने बीजेपी को मजबूत बताया, और आप बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश की। जी, अपनी बात आगे रखिए। जी, आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा जो घटक दल है, हमारे साथ जो अलायंस पार्टनर है टीडीपी और
पवन जी के साथ मिलकर हम वहां पर बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, लोग बहुत सख्त नाराज हैं YSRP के साथ। ठीक। इसी प्रकार केरल के अंदर हम खाता खोलेंगे और तमिलनाडु के अंदर भी हम इस पर चमत्कार करेंगे। तो ये कहना कि हम लोग 400 पार नहीं जाएंगे, मैं तो आपको पूरा देश का खाता बता दी। जम्मू कश्मीर, हाँ, जम्मू कश्मीर में हम दो सीटें जीत रहे हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें जीत रहे हैं, यहाँ चुनाव हो गए। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है और ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अब इसको कोई ना पढ़ पाए तो अलग बात है, परंतु जो सच है वो यही है। और खासकर उत्तर भारत के अंदर तो लोगों ने मन बना लिया, जिस प्रकार से ये लोग हमारी भारत की संस्कृति को लेकर जिस प्रकार के ये उपहास उड़ाते हैं, जिस प्रकार ये हमारे रामलला को लेकर या जिस प्रकार से भगवान राम को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणियां करते हैं, लोगों ने मन बना लिया है। ठीक है, हमारे साथ राहुल लाल जी भी हैं जो कांग्रेस का पक्ष आज रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। राहुल लाल जी, आपने आरपी सिंह जी के दावे सुने, यूपी में से 80 में से 78 सीटें बीजेपी और अन्य राज्यों में उन्होंने क्लीन स्वीप की बात कर दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जो है उन्होंने आज एक बड़ी मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं आ रही है, शर्त लगाकर रख लो। तो क्या आप 200 सीटें नहीं आ रही है बीजेपी की, इस पर शर्त लगाने को आप तैयार हैं? राहुल लाल जी, बिल्कुल। एक मिनट आरपी सिंह साहब, राहुल जी। देखिए, जो आकलन है बड़ा जमीनी किस्म का आकलन है, वो आकलन वो हवाई वाला आकलन नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पे आरपी सिंह ने राज्यों की इतनी लंबी सी सूची बताई, महाराष्ट्र पे वो गए ही नहीं, क्योंकि वहां पे नकली शिवसेना को असली का मुहर लगा के अपने खेमे में किए हुए हैं, नकली एनसीपी के ऊपर भी असली का मुहर लगा के अपने खेमे में किए हुए हैं। और जनता अब इनसे पूछ रही है कि चुनाव के मैदान में, इसके पहले तो वहां पर चुनाव के मैदान को इन्होंने खोला ही नहीं था। तो महाराष्ट्र के 48 में से 41 और बाद में नवनीत राणा जी को जोड़ लीजिए तो 42 सीटें थी। इस बार आरपी सिंह जी की पार्टी कितनी सीटें उनकी गठबंधन लाने जा रही है? वहां पे इनको कम से कम 20 सीटों का सीधे सीधे कम से कम नुकसान होने जा रहा है। प्रकाश जी, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान में इन्होंने मान लिया कि सारी की सारी 25 सीटें। लग रहा है कि आरपी सिंह जी अपने गृह मंत्री जी को ही नहीं सुनते हैं। भाई, गृह मंत्री ने भी मान लिया कि 5 सीटों को छोड़ दीजिए, सब पे जीतेंगे। यानी गृह मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस एक तरह से सेंधमारी करने में सफल हो गई है। और उत्तर प्रदेश के नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। तो हरियाणा में भी सीधे सीधे सारी सीटें दे रहे हैं। हरियाणा में सोचिए कि निर्दलीय विधायक जो इनके सरकार को समर्थन दे रहे थे, वहां पे तमाम उथल पुथल की ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि 10 में से कम उथल पुथल तो जेजीपी में भी हो सकती है। नहीं, वो तो चलिए जिसमें भी हो जाए, मैं तो जमीनी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के 13 सीटों पे 2019 में भारतीय जनता पार्टी 13 के 13 सीटों को जीती थी। और इस बार कम से कम 9 से 10 सीटें ऐसी है जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बढ़त बने हुए चौथे चरण में भी। तो इनको 78 सीटें कहां से दिख रहे हैं? साक्षी महाराज आपके हार रहा है, अजय मिश्र टैनी आपके हार रहा है, मैं तो अलग अलग लोकसभा सीटों, अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट हार रहा है। अलग अलग सीट में बता सकता हूँ कहां पे सीट आरपी सिंह जी उत्तर प्रदेश में खो रहे हैं। वो 78 का लाइन लेके बैठे हुए कि 78 भी 80 भी कुछ भी हो सकता है। अगर भी आपको 80 की संभावना थी तो फिर कन्नौज में क्यों आपको तमाम भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को देख लीजिए आरपी सिंह जी, आप तो अपने ही प्रशासन के विरुद्ध चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे कन्नौज में कि पुलिस प्रशासन जो है तो वो समाजवादी पार्टी का पक्ष ले रही है, समाजवादी पार्टी के गुंडों का मदद कर रही है। तो वो देखिए, हाथ से तमाम तरह की चीजें इनके पास से निकल रही है। ठीक है राहुल जी, आपने जो बात की, आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं कि 78 सीटें, आपने कहा कि 78 सीटें नहीं आ रही, लेकिन आपकी विचारधारा की जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ हैं। और चांद साहब, ये बताइए कि 78 पे इतनी विवाद शुरू हो गया और आपके जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि 79 सीटें, सीधे 79 सीटें जो हैं वो यूपी के अंदर आएंगी। कोई आधार है या उन्होंने ऐसी मजाक में कह दिया? देखिए, 400 पार का जो जुमला है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती आई है, वो वैसे ही जुमला है जैसे गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहा था कि दिवाली और होली में गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। वो वैसे ही जुमला है, 15 लाख काला धन, 2 करोड़ रोजगार, महिला सुरक्षा, वो वैसे ही जुमले हैं। और दूसरी बात की, आरपी सिंह साहब ने विपक्ष की संस्कृति की बात की। तो भाई, आपकी संस्कृति है माफियाओं का समर्थन ले लेना, माफियाओं से चंदा ले लेना। और सुब्रत पाठक जिस तरीके से थाने में खड़े होके पुलिस अधिकारियों से बदला लेने की बात कर रहे थे, बदला लेंगे, और उनके साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इसलिए संस्कृति का सवाल आरपी साहब आप नहीं उठाइए, आपका नैतिक अधिकार नहीं रह गया संस्कृति पे सवाल उठाने का। दूसरी बात, हमने जो कहा है कि 79 सीट जीतेंगे, उसके लिए आधार है। मुझे नहीं मालूम आरपी सिंह साहब कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं। आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप बताइए आधार।
मैं तो इनसे एक एक सीट पे बहस करने को तैयार हूँ। एक एक सीट पे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आप बताइए आधार, एक मोटा मोटी आप 3 पॉइंट में अपना आधार बताइए कि अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा कि 79 सीटें आ रही हैं। जनता ने हम पे भरोसा किया, इंडिया गठबंधन पे भरोसा किया। हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देना चाहती है, 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है। हमने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, अग्निवीर जैसी योजना जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही समाप्त कर देंगे, पुरानी व्यवस्था लेके आएंगे, पुरानी पेंशन देंगे। जो हमारे वादे हैं जो जनता से हमने किए थे उन पे भरोसा किया, इसलिए जनता आज हमें वोट दे रही है। हमने पीडीए का नारा दिया था, हमारा पीडीए का नारा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आज जितने भी जनता है उत्तर प्रदेश की, वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर आ रही है। अच्छा, लोग तो अच्छा पीडीए का फुल फॉर्म एक बार बता देंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बहुत दिनों से पीडीए की बात करती रहे अखिलेश। नहीं, आप उसके बाद आप कहेंगे कि ए से अगला भी जोड़ दिया आपने ना, ए से आदिवासी भी जोड़ दिया, औरत भी जोड़ दिया। नहीं, लोग पी से परिवारवाद की भी बात करते हैं और कहते हैं कि जिन परिवारों पर आपके यादव परिवार के लोग, अखिलेश के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ वहीं पे मजबूत नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, बाकी नहीं आती। आपने कहा मुद्दों की बात, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, चांद साहब को आंकड़े भी चुनाव में बड़े मायने रखते हैं। कुछ आंकड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं कि अब तक जो लोकसभा के चुनाव का जो इतिहास है, समाजवादी पार्टी हालांकि बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, 3-4 दशक पुरानी पार्टी है, अब तक जो बेस्ट परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का रहा है वो 2004 में रहा था। तब समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली थी और तब भी वोटिंग परसेंटेज जो समाजवादी पार्टी का था वो 26 था। 2009 में 23 सीटें मिली, 23% वोट मिला, और 2014 में और 2019 में 5% पर समाजवादी आ गई। अगर हम विधानसभा की बात करें तो सबसे अच्छा विधानसभा में अगर परसेंटेज वाइज समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड माना जाता है तो वो माना जाता है 2022 यानी पिछले चुनाव का, जब 32% उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस को तब दिया था 2.5% लोगों ने वोट, तो ये कुल मिला के 35% भी नहीं हो पाता। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। फिर कह देना कि 79 सीटें हम जीत रहे हैं, थोड़ा हजम नहीं होती है बात। नहीं, अरे आपको हजम नहीं होती होगी, वो आपका विषय हो सकता है। जनता मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं चांद साहब, मतलब आप उसको व्यक्तिगत आपने आंकड़े पेश किए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, हम भूले नहीं है, और 35 सीटें समाजवादी पार्टी नहीं, बाई इलेक्शन बाद में हुआ 39 सीटें समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक, हाँ 2004 में ना, तो समाजवादियों ने अगर हम उस समय, जब आप कह रहे हैं कि 26% हमारा वोट शेयर था और हम 39 सीटें जीत गए, तो आज तो हमारा 36% से ज्यादा वोट शेयर है। तो आज आपको हमारे आंकड़े क्यों गलत नजर आते हैं? अगर आपकी ही बात को मैं मान लूं कि 26 से 36 हो गया, तो उस समय देखिए, आप 2000, आप थोड़ा सा आंकड़ों को समझ नहीं रहे। मैं जब 2004, सुनिए तो सही सर, सुनिए चांद साहब, आप जब 2004 की बात कर रहे हैं तो उस समय बीजेपी अलग थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। तब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का भी वोट परसेंटेज अच्छा खासा था। कांग्रेस करीब 10% वोट के आसपास थी तब, और बीएसपी का वोट परसेंट 20 से ज्यादा था। तो उन स्थिति में जब आपको 26% वोट मिला तो सीटें 35 हो गई आपकी। आपको यह भी समझने की जरूरत है जी। नहीं, तो आप सवाल ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव जिसमें 36% से ज्यादा वोट शेयर हमें मिला, हम अकेले चुनाव लड़े थे, कांग्रेस हमारे साथ नहीं थी, बसपा हमारे साथ नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं थी, ये भी तो अकेले चुनाव लड़ा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि जब वोट बढ़ जाते हैं, जब सब पार्टी के पास बड़ी संख्या में वोट जाते हैं, तब ये 26% वोट एक अच्छी संख्या मानी जाती है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इसलिए आप 35 सीटों पर आप चुनाव जीत गए थे तब। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि 36% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को 22 में मिला, और अब जब 2024 का चुनाव हो रहा है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, तो हमको मालूम है कि ये जो 26 से 36 हुआ था, ये 36 से 46 होने वाला है, 56 होने वाला है। तो समाजवादियों को भरोसा है, जो नारा समाजवादियों ने दिया है, अस्सी हराओ, भाजपा हटाओ। अब मेरा एक सवाल और है, आपने चलो बात की 79 सीटें जब अखिलेश जी ने बोली, तो 79 सीटों में जाहिर है कांग्रेस की 17 में से मान लीजिए 16 सीटें वो जितवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस 17 में से 16 सीटें जीत जाएगी यूपी में? नहीं, आप बताइए ना, आज जनता किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? आज कांग्रेस को सीटें हमने दी है, लखनऊ के बगल में। इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है प्रखर जी? ठीक है, आपने सवाल उठाया, आपने एक बात कही, अवधेश जी सारी बात सुन रहे हैं। एक छोटी सी बात ठीक है, आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए। तो जवाब दे दूं,
कांग्रेस को सीट मिली है बाराबंकी की, कांग्रेस को सीट मिली है सीतापुर की, कांग्रेस को सीट मिली है फतेहपुर सीकरी की। ये सीटें नहीं जीते थे 14 में, 19 में, वो सीटें भी जीत रहे हैं। इसलिए अगर आप जमीन पे जाएंगे करेंगे तो ये सीटें कांग्रेस जीत रही है। राहुल जी, कांग्रेस तो कही है ना, कांगो, कटंगा, कोरिया, क्यूबा, इथोपिया में चुनाव मत जितवा दीजिएगा। तो जिस तरह से आप जो है ना सारी सीटें बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ना मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल सबकी सीटें जोड़ते जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के दावे में असली दिक्कत यह है कि जहां वो कांग्रेस की 17 में से 16 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 78 सीटें आरपी सिंह साहब ने बोला, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन कम से कम 71+2 पर, मतलब 73 सीटों पर बीजेपी एक बार पहुंच चुकी है। इसलिए फिर भी मैं मानता हूं कि दावा बहुत ज्यादा। खैर अवधेश जी, आपने सारे दावे सुन लिए। यहाँ आरपी सिंह जी साहब बहुत देर से अवधेश जी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। आपने मेरे समाजवादी मित्र से पूछा, पार्टी से पूछा कि पीडीए का अर्थ क्या है, वो कन्नी काट गए वो। अरे मैं बता देता हूँ आरपी सिंह साहब। सर कोई बात नहीं, आपने नियत कर ली होगी। ठीक है, उन्होंने बता दिया, अब आप बताइए आरपी सिंह साहब आप क्या कह रहे थे। उन्होंने बता दिया उसका मतलब पीडीए का बदल देना चाहते हो, जिनका आरक्षण समाप्त कर देना चाहते हो। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम आप फुल फॉर्म पूछेंगे, बता तो रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं बोलता हूँ, मुझे पता था। जी, आप सिर्फ पीडीए का अर्थ पूछा था, बाकी सब व्याख्यान कर। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपका जो साथी है, पेज नंबर 6 पैरा नंबर 2, कांग्रेस गारंटीज दैट इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू रेज दी 50% कैप ऑफ रिजर्वेशन। वो किसके लिए बढ़ानी है कैप अपने रिजर्वेशन की? सबको जानकारी ना। आप SC ST OBC का कोटा काटकर सर मुसलमानों का कोटे के लिए कैप बढ़ाना चाहते हैं। मैनिफेस्टो का हिस्सा है। अरे सर आरपी सिंह साहब, आप भी शांत हो जाए। चांद साहब आप भी रुक जाए। अवधेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपके दावों की पड़ताल जब अवधेश जी से कर लेते हैं। चलिए चांद साहब छोड़िए इस बात को, हम विषय से भटक गए थे, आरपी सिंह साहब ने विषय को भटका दिया। वापस विषय पे आते हैं। अवधेश जी, आपने अभी तीनों प्रवक्ताओं के दावे सुन लिए और आपने जो हमने पैकेज चलाया था एक, अभी आपने देखा होगा, सारे पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जी से लेकर सभी अखिलेश जी और खड़गे जी के हमने सीटों के दावे चलाए। इन सारे दावों के बाजार में, क्योंकि जब चुनाव अंतिम समय तक पहुंचता है तो दावे अलग अलग किए जाते हैं। इन दावों के बाजार में सबसे मजबूत दावा या करीब जो नतीजों के जा सकता है फिगर, आपको किसके बात में दम नजर आ रहा है? देखिए, कम से कम समाजवादी पार्टी ने अपना एक आंकड़ा तो दिया है। बाकी पार्टियां तो बीजेपी 200 तक सिमट जाएगी, 150 तक सिमट जाएगी। अपना आंकड़ा कोई, ममता बनर्जी उतना भाषण उन्होंने दिया, अपना आंकड़ा कोई दे ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना आंकड़ा दे ही नहीं रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां, कम से कम समाजवादी पार्टी ने इतना तो साहस किया कि भैया हम 79 सीटें 79 सीटें जीत जाएंगे। आपने आंकड़ा दिखा दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का 2004 का जो परिणाम था, वो उस समय उत्तर प्रदेश विखंडित राजनीति का दौर था जी। किसी भी पार्टी को वहां बहुमत आने की स्थिति नहीं थी 2004 की स्थिति में। तो 26% इनको वोट आ गया था, 22 से 23% से ज्यादा बसपा को वोट था, बीजेपी का वोट करीब 20% के आसपास था, 12.5% कांग्रेस का वोट था। तो ये एक फ्रैगमेंटेड जो है वहां की स्थिति थी उत्तर प्रदेश की लंबे समय से। वो 93 से शुरू हुआ था। बिल्कुल। अब 2007 से उत्तर प्रदेश में बहुमत का दौर है। एक पार्टी को बहुमत दिया जाता है। आप अगर 2007 के बाद के परिणामों को देखेंगे तो यद्यपि लोकसभा विधानसभा में अंतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो उभार हुआ है 2014 के बाद से, तब से भारतीय जनता पार्टी का वोट कंसोलिडेट हुआ है। ये बात सही है कि 2022 में एंटी बीजेपी सारा वोट समाजवादी पार्टी में कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि जो लोग हराना चाहते थे वो मानते थे कि अगर हम कांग्रेस को या हम अगर बसपा को वोट देते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी। इस कारण उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया, अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अगर 49.5% वोट पाया था, उस समय बीजेपी का वोट 22% था 2022 में। दुनिया के चुनाव के इतिहास में कोई बहुत बड़ा विरोधी लहरों के एकदम उखाड़ फेंकना है, जनता सड़क पर उतर चुकी हो, तब भी 49-50% से 22% पर आने का रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो इसलिए ये कल्पना तो उस समय भी देख लेंगे, तब भी 10 सीटें बीजेपी को आ जा रही है। इस समय की परिस्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी का जिन कारणों से उत्थान हुआ और जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर देश में बहुमत में आई है, वो सारे कारण अभी उसी रूप में विद्यमान है और कंसोलिडेट हुए हैं।
उस समय बीजेपी को सेकुलर होने की बीमारी थी, जिसके कारण जनता ने विरोध किया था। सेकुलर होना बीमारी मानते? नहीं, सेकुलर फंडामेंटलिज्म हमारे देश में था। हमारे देश में सेकुलर कट्टरवाद जिस ढंग से था कि हिंदुओं का जुलूस निकालना उधर से वो गलत है, उसको रोक दो, लेकिन मुसलमानों का जुलूस निकले, बहुत सारी चीजें थी उसमें, उस पर लंबा चले जाएंगे। जिन कारणों से हुआ, देश ने जो विद्रोह किया था यूपीए के विरुद्ध, सुनिए आप बीच में मत बोलिए, वो सारे कारण उसी रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रभाव के नाम पर देश खड़ा हुआ था। अरे राहुल जी, आपके पास शांत हो जाइए। उस समय राम मंदिर बना नहीं था, आज राम मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। सुनिए ना भाई, 370 धारा देश से खत्म हो चुकी है। जो सारे मुद्दे थे, तो ये सब कंसोलिडेट होने के बाद सीएए जो है लागू हो चुका है। आज ही की खबर है कि 14 नागरिकों को नागरिकता दी गई है। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बन चुका है। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है। लाभार्थियों की, तो ये सब चीजें जब कंसोलिडेट हुई है, तो देश क्या लौट के पीछे चला जाएगा? यूपीए सरकार के खिलाफ जो विद्रोह था सच्चर कमीशन को लेके, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष काम से लेके, और एक आंकड़ा आया है कि सोनिया गांधी जी तो अपने सांसद, ये बताइए अवधेश जी, तो इस समय सुनिए, इस समय की परिस्थिति देश नहीं, एक मिनट सुनिए, दक्षिण के 152 सीटों में से 152 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 37 सीटें थी उस समय जब 303 हुआ था। उड़ीसा में 8 सीटें थी, तमिलनाडु में 0 सीटें थी, केरल में 0 सीटें थी, आंध्र में 0 सीटें थी। इस समय की परिस्थिति यह है कि अरे भाई सुनिए, इस समय की परिस्थिति यह है कि उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी। अभी लेकिन एक मिनट अवधेश जी, थोड़ा सा, जब सब लोगों ने आंकड़े दे दिए, 78 बोल दिया, नहीं, आप यूपी का आंकड़ा अभी तक आपने दिया। मेरा सीधा सवाल आपसे, यूपी में कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी बीजेपी को? देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम इस समय आंकड़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा जब चल ही रहा है, सारे पत्रकार भी दे रहे हैं, सैफुल्लाह सब बन ही गया है पूरा देश। मेरा उत्तर सुनिए ना, मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है जिससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 से 2024 में खराब हो जाए। आज समाजवादी पार्टी के साथ केवल एक पार्टी है जिसका वोट 6% है। उस समय बसपा भी थी, आरएलडी भी थी। तो जब पार्टियां टूट चुकी है, उसके बाद कौन से कारण से समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट आएगा? बीच में बोलते रहते हैं। ठीक, ऐसा कोई एक कारण बता देना भाई, ये तो करें बेरोजगारी है, पिछली बार भी थी, महंगाई है, पिछली बार भी थी, ये सारे कारण जो बता रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है, पिछली बार भी थी, कौन सा कारण ये बता रहे हैं जो 2024 में नया हो गया है, जिसके आधार पर? ऐसा कोई कारण नहीं है देश में। ठीक है, मैं अभी आरपी सिंह, बीजेपी को 100 सीट अगर आप घटा देंगे, सुनिए, कांग्रेस ये बताए ना कि 100 सीटें कहां से घटा रही है, 200 तो छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी का 100 सीटें कहां से घटा रही है कि बीजेपी 200 के नीचे चली जाएगी? ठीक है, राहुल जी आप बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि क्या वैसी परिस्थिति और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सीटें घट जाएंगी। मैं कह रहा हूं कारण एक नहीं है, कारण अनेक हैं। सबसे पहला चीज, राम मंदिर का मामला, जो राम लहर था, वो उत्तर प्रदेश में आप दूरबीन लेके खोजिए, कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, डबल सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। यहाँ पे लोग योगी सरकार से भी नाराज और लोग धीरे-धीरे बोलिए, आवाज कट रही है आराम से। जो स्थानीय जो सांसद होते थे, उनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी जी यूटिलाइज कर देते थे, लेकिन 5-5 साल, 10-10 सालों तक उन सांसदों ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ये कई बड़े कारण है। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो टिकटों का वितरण किया है, जिस तरह से अलग अलग जगहों पे गैर यादव ओबीसी समूहों के ऊपर जोर दिया गया, दलित समुदाय के ऊपर जोर दिया गया। आप सोच के देखिए कि कितने सारी ऐसी सीटें हैं जहां सामान्य श्रेणी की सीटें और वहां पे दलित समुदाय के प्रतिनिधि हैं, और उस कारण से पूरा मामला बदल गया। आप मेरठ का भी उदाहरण। प्रखर जी, ऐसा है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ जी, राहुल जी जवाब सुन लीजिए। मैंने ये राहुल जी तीसरे चरण के मतदान के बाद मुझे ये बताया जाए कि राहुल जी ने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में कितनी रैलियां की हैं? आप मुझे बता दिए। बंगाल में राहुल गांधी एक दिन गए हैं, तो सीटें का कांग्रेस को, तो वहां अगर आप अधीर रंजन चौधरी के प्रचार में केवल शशि थरूर गए हैं, कोई एक बड़ा नेता उनके प्रचार में नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में उन्होंने नामांकन किया, रायबरेली से में एक बार दिखे। सुनिए, अरे भाई, जीतने वाले का चेहरा दिखा जाता है। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन देश के सामने है, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अब आरपी सिंह साहब से बात कर लेते हैं। सारे टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। राहुल गांधी कितने टीवी पर इंटरव्यू दिखते हुए देख रहे हैं, कितने रोड शो? आज बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूं उड़ीसा में एक जो है साइकिल रैली हो रही है,
जो अभी कांग्रेस के पिछले 10 दिनों से जो लिस्ट आई है स्टार प्रचारकों की, कहां रैली, उसमें राहुल गांधी जी का नाम ही नहीं आ रहा है। तो कहां, अगर देश के इतने बड़े नेता है तो है कहां राहुल गांधी? अच्छा ठीक, नहीं, ये एक इंटरव्यू मुझे बता दीजिए कि वहां से फोन आया हो राहुल जी जवाब देना चाहेंगे कि सवाल को रहने दें? देना चाह रहे हैं तो जब नेता ही शीर्ष आपकी रैली, अखिलेश यादव तो फिर भी जूझ रहे हैं भाई, वो तो अपने प्रदेश में जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं। राहुल गांधी कहां है? मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, स्थिति तो ये हो गई है कि राहुल गांधी अपनी मदद के लिए रायबरेली में अखिलेश को बुला रहे हैं। वही तो, राहुल गांधी है कहां भाई? कहां चुनाव लड़े? हरियाणा के नेता परेशान है कि बीजेपी के 86 रैली, 86 आरपी सिंह साहब कार्यक्रम 26 है, कोई एक बड़ा नेता नहीं आ रहा है। मैं चांद साहब से सवाल पूछूं, उसके पहले आरपी सिंह साहब से सवाल पूछूं। राहुल लाल जी, आरपी सिंह साहब, जो अभी तक चर्चा निकली, जो चांद साहब ने भी कहा और राहुल भी जो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सीटें कम हो रही, जैसे राजस्थान का एग्जांपल दिया, हरियाणा कुछ लोग मान रहे हैं, कई जगहों पर एक डेंट बीजेपी में, हल्के हल्के बीजेपी में जो किले हैं उनमें सेंध लगती नजर आ रही है। तो जो नुकसान बीजेपी को होगा, जहां सेचुरेशन में है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसकी भरपाई आखिर बीजेपी करेगी, कहां से करेगी? आरपी सिंह साहब, देखिए, राहुल लाल जी ने महाराष्ट्र की बात करी, हालांकि वहां पे भी हम बहुत अच्छा जीत रहे हैं, पर गुजरात की बात नहीं करी इन्होंने, जहां इनके टुकड़ा साफ हो गया। दिल्ली की बात नहीं करी, जहां इनके पार्टी के अध्यक्ष और ये पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। परंतु जो मूल बात, जो मैंने जहां कहा, इन्होंने उसको घुमा दिया बात को। जो मैंने कहा हमारी संस्कृति नहीं, जो मैंने कहा भारत की संस्कृति पर जो ये लोग निरंतर कचोट कर रहे हैं, उससे भारत के जो हिंदू मानस है वो तंग है, उससे वो चिड़ा हुआ है और वह उसी चिड़ से इनके खिलाफ वोट दे रहा है। और यही नहीं, मैं एक इनका मैनिफेस्टो का पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 पढ़ देता हूं। इसमें कह रहे कांग्रेस विल इंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड, लैंग्वेज, यहाँ तक ठीक है, एंड पर्सनल लॉज। ये कह रहे हैं कि हम भारत के अंदर शरीयत ला लागू करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें, आजकल सोशल मीडिया ऐसा काम करता है कि हर चीज नीचे तक जा रही है। अब लोग क्या चाहेंगे कि देश के अंदर ट्रिपल तलाक वापस हो? क्या लोग चाहेंगे कि देश के अंदर हलाला आए, या लोग चाहेंगे देश के अंदर शरीयत लागू हो? तो ये तो लोगों ने तय करना है कि अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस सत्ता में आते हैं तो वह ये सब करेंगे, और यही खत्म होती तो बात मान लेते। इन्होंने यहाँ तक कह दी कि हम जो जज अपॉइंट करेंगे, एक सेकंड, हम लोग जो जज अपॉइंट करेंगे वो भी हम माइनॉरिटीज में से जज अपॉइंट करेंगे, मोर वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, यहाँ तक ठीक था। Minorities will be appointed as judges in of High Court and Supreme Court. सिंह साहब, हम लोग मैनिफेस्टो पे बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैनिफेस्टो हो गई पुरानी बात, मैनिफेस्टो के कारण से कई सैकड़ों डिबेट हो चुकी। खैर, मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, समय की बाध्यता है, मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे अन्य राज्यों में कि कहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आता है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते? ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब सीधे चलते हैं महाराष्ट्र के मुंबई के करीब कल्याण में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव अभियान में मेरा मिलना का हुआ, मैं देख रहा हूं कि देश का नौजवान, उसके पास एक नई कल्पकता है, नए आइडियाज है, हर चीज को नए तरीके से करने का उसका तजुर्बा है। और इन दिनों जो मेरी उनसे बातचीत हुई है तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। अब मैं कोई लाखों नौजवानों के साथ तो बातचीत करना संभव नहीं हुआ मेरे लिए, लेकिन मैं देश के युवाओं को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों जो मैं नौजवानों को मिला हूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। तो मेरा मन करता है कि जो मेरा 100 दिन का विजन है, इसको मैं 125 दिन का पीरियड तय करूं, और जो 25 दिन नए मैं जोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान, उनके मन में जो ख्याल आए वो मुझे भेज दें, मैं उसमें से छांट करके ये 25 दिन बढ़ा करके मैं उसमें उसको शामिल करना चाहता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि अब देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर पल नया विश्वास, नए सपने, नए संकल्प, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि देश के नौजवान मुझे वो सुझाव देंगे जो नॉर्मली हम लोगों की सोच में नहीं होते हैं, उसमें नयापन हो, भविष्य के लिए नक्कर बातें हो। और मैं चाहता हूं कि मैं इन युवाओं को लेकर के उनके विचारों के लिए 100 के दुनिया मेरा टाइम टेबल तो है ही है, अतिरिक्त 25 दिन का टाइम टेबल, उस दिशा में मैं सोच रहा हूं। मतलब कि करीब 4 महीने मैं बहुत तेजी से ऐसा फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं जिसके कारण मेरा 2047 का जो लक्ष्य है ना, वो और निकट पास आने लगे। और इसलिए मोदी का तो मंत्र है, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। और आपके सपनों को जिसने मैंने संकल्प बनाया है, उसको सिद्ध करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, आप मुझे बताइए, आज भारत जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, 10 साल में दुनिया में, देश में, देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में जो एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया विश्वास और नई गति आई है। आप मुझे बताइए, जो अभी हम पहुंचे हैं, वहां से आगे देश को कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है?
साथियों, वो लोग जिन्होंने पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया और हर चुनाव में अफीम की गोली की माला बना करके ले आते थे, हर चुनाव में। और आपने देखा होगा नेहरू जी के जमाने से लेकर के 2014 के चुनाव तक हर चुनाव में आपने देखा होगा वो गरीबी का जो अफीम के रूप में उपयोग करते थे उसकी माला जपते रहते, गरीब 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 गरीब। यही इनका खेल चलता था। वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा था, शिवाजी की धरती पर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देश को आगे ले जा सकते हैं? आपके सपने पूरे कर सकते हैं? आपके बच्चों का भविष्य निश्चित कर सकते हैं? साथियों, मुझे खुशी है कि पिछली सरकार में, यानी जो रिमोट वाली सरकार चलती थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पिछली सरकार में विकास पर जो ब्रेक लगा था, मोदी ने आके ब्रेक तो हटाया, मैं गाड़ी को टॉप गियर में ले गया हूं। भिवंडी कल्याण समृद्धि महामार्ग से जुड़ चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। वडोदरा मुंबई द्रुत गति मार्ग का लाभ भी भिवंडी को मिलेगा। वंदे भारत ट्रेनों ने रेलवे के सफर के मायने बदल दिए हैं। मेट्रो का काम यहां बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इन विकास कार्यों से यहां का हमारा कपड़ा उद्योग, उसको भी गति मिलेगी, नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए ही यहां हर तरफ पुकार है। तो ये कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और हम 5 की पंचायत में चर्चा कर रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे सच्चाई के कितने करीब है। समय अब हमारे पास कम बचा हुआ है। फखरुल हसन चांद साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था, अवधेश जी ने जो जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि रायबरेली में भी जाकर अब वो एक राहुल के साथ संयुक्त रैली करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार जो आपका जो सहयोगी थी, जो आपकी पार्टी बीएसपी, बहुत मजबूत सहयोगी थी, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी को भी मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इस बार ऐसे राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि इस बार आपको कमजोर साथी आपने पकड़ लिया है, इसलिए अखिलेश को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जी चांद साहब। देखिए, ये इंडिया गठबंधन की रणनीति है। आदरणीय राहुल गांधी जी वो कहाँ प्रचार करेंगे, किस राज्य में प्रचार करेंगे, किस लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे, ये तय है पहले से। ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं या बंगाल से भाग रहे हैं। वो हमारी रणनीति का हिस्सा है और हम समझते नहीं कि डिबेट में रणनीति का कोई खुलासा किया जा सकता है। लेकिन जहां तक अवधेश जी की सवाल है, वो कह रहे थे कि 20% से 49% कैसे हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा जैसे 2014 में 20% से 49% हो गया था। आपने कहा मुद्दे नहीं, अरे भाई अग्निवीर जैसा मुद्दा आपको दिखता नहीं कि देश की सेना को कमजोर करने वाला मुद्दा सामने। आपको उत्तर प्रदेश का पेपर लीक का मुद्दा नजर नहीं आता। हम दूध और दही पे टैक्स दे रहे हैं, वो मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको मुद्दा नजर नहीं आ रहा है तो ये अवधेश जी आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, मैं तो आपसे तैयार हूं बहस करने को। आप बताइए, 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं, कौन सी सीट ऐसी जो भाजपा जीत रही है? मुझे भी पता है मैं कौन सी सीट हार रहा हूं, कौन सी जीत रहा हूं। लेकिन हमें इतना पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो सीटें जो 2019 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन, हम जीते थे, वो सीटें तो जीत रहे हैं, लेकिन हम उन सीटों को भी जीत रहे हैं जिन सीटों को हम हारे थे। हम चर्चा करने तो यार, हम आपको चैनल पे भी बता सकता हूं मैं कि हम कौन सी सीटें जीत रहे हैं। बदायूं हम हारे थे, हम वो जीत रहे हैं। क्या 9 जो हारे थे, चांद साहब हारे थे, हम जीत रहे हैं। आप जो 79 सीटों का दावा अखिलेश जी ने किया है, हम जीत रहे हैं। बहुत सी हम तो गिनवा देंगे आपको, हम तो पूरी आपको एक एक लोकसभा बता देंगे। तो सवाल ये है कि अगर किसी को नहीं दिख रहा है कि हमारी लहर है, इंडिया गठबंधन की लहर है, वो जो मुद्दा है जो संविधान को, ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। चांद साहब, गलती नहीं है। आपने जो सवाल उठाया, अच्छा राहुल जी आप बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा, कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है। राहुल जी संक्षेप में। संक्षेप में ही मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी तेलंगाना को लेकर आरपी सिंह जी ने बात रखी थी, 4 लोकसभा सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उत्पन्न हुआ और लोगों ने बीजेपी पे भरोसा नहीं किया, कांग्रेस पे भरोसा किया, और अब इन्हें उम्मीद लग रहा है कि 12 सीटें हो जाएंगी। खाता नहीं खुलने जा रहा है और वहां के 17 की 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस की थैली में आ रही है। जो लोग पूछ रहे हैं कि कहां से कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। आप एक लाइन खाली मैं कह दूं कि अवधेश जी लगातार पूछ रहे हैं कि भाई विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं। देखिए, 400 लोकसभा सीटों का दावा वादा करके बीजेपी अपने ही समर्थकों को, अपने ही जो उनको हतोत्साहित कर रही है कि भाई गर्मी में, भीड़ में इस तरह से जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में बैठे। अच्छा राहुल जी, मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन आप भी ऐसे ऐसे दावे कर देते हैं जो तो कांग्रेस के नेता भी करने से घबराएं। अवधेश जी, क्लोजिंग रिमार्क में आपसे लेना चाहूंगा। 100 सीटें कांग्रेस की होने जा रही है कम से कम। जी, कितनी सीटें होने जा रही है राहुल जी, एक बार रिपीट कीजिएगा। कांग्रेस 100+ सीट कम से कम रहेगी। अवधेश जी, अच्छा, और बीजेपी कितनी सीटें रहेगी? बीजेपी बताया ना, बीजेपी नहीं, अब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आदमी अपने विरोधी की भी चालें जानता है ना। मैं तो बता रहा हूं, बीजेपी 170-72 मैक्सिमम पहुंच जाए तो वही उनके लिए मेहनत की चीज हो जाए। ठीक है, कुछ आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में कहिएगा बात। ठीक है, मुझे ज्यादा बहुत नहीं कहना। इनके ही अलायंस पार्टनर है ममता बनर्जी, जरा उनका स्टेटमेंट याद कर लीजिए। उन्होंने कहा था कांग्रेस लड़ेगी 300 सीट पे, जीतेगी कुल 40। ये उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। और ये बार बार जो मैंने राहुल जी आपको टोका नहीं, अच्छी बात नहीं राहुल भाई, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात। अरे ठीक है, आप आरपी सिंह साहब रोकना चाहूंगा, समय की बाध्यता है। अवधेश जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपने सारी बात सुनी अवधेश जी, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि एनडीए 300 रहेगी, और कोई 100 कह रहा है, कोई जो है वो 150, 200। अब जो आखिरी 3 चरण है वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? देखिए, आखिरी 3 चरण में जो 163 के आसपास सीटें हैं, उसमें मेजॉरिटी सीटें बीजेपी जीती थी। तो जाहिर है कि इस सीट में, इसी में से अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बीजू जनता दल, बाकी सब मिलके कुछ सीटें ले लें हरियाणा में, तो बीजेपी घट सकती है। लेकिन कितनी ले सकती है? देखिए, एक दक्षिण में 4 राज्यों और उड़ीसा का 5वां मिला दिए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। कोई एक पार्टी उस तक नहीं पहुंचने वाली, ये फैक्ट है। अरे भाई कर्नाटक, अरे सुनिए, आप तो बीच में, मैं कर रहा हूं दक्षिण की पूरी बात कर रहा हूं, दक्षिण की पूरी बात कर रहा हूं। और सुनिए, मैं आपने कहा है तेलंगाना में, प्रखर जी, तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, दोनों में से कोई भी नंबर 1 हो सकती है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। और बीजेपी की सीटें 4 दूना 8 तो होनी है। निश्चित तौर पर अभी 20 दिन बचे हुए हैं। राहुल जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ेगा। आरपी सिंह जी, राहुल लाल जी, फखरुल हसन चांद साहब और अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सिर्फ 20 दिन बाकी है, और 20 दिन बाद जो स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी, तब ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत होगी, ना किसी आकलन की जरूरत होगी। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।